हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री जिन बच्चों ने लिया होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे और उन्होंने एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में इतिहास पेपर को चुना है, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं, ठीक है, इससे इतना अनुभव जरूर प्राप्त हो जाएगा आपका कि आप आगे के एग्जाम में जब आप अपना एग्जाम दीजिएगा तो वहां पे देखिएगा बहुत से क्वेश्चन यहाँ से होंगे और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पहले जो ऑब्जेक्टिव हमने कराया है वहां से होंगे। ठीक है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि 10 में से 10 आपका होगा, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आप अगर पूरा देख लेते हैं ना तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस का निचोड़ आपके पास होगा कि आप एकदम टू द पॉइंट वाली चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ज्यादा बकवास इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट टू द पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कराएंगे, तो आज के टॉप 60 क्वेश्चन है, यानी 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है और सबसे कम समय में खत्म कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के बाह्य आक्रमणकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? यानी रोम के साम्राज्य पर आपको रोमन सिविलाइजेशन जब पढ़ा रहे थे तो उनके ऊपर आक्रमण, बाहरी आक्रमण होता था, तो उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता था यही बोल रहा है। तो हून होते थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है, ऑस्ट्रोगोथ राज्य का संस्थापक कौन था? ऑस्ट्रोगोथ राज्य जो है उसके संस्थापक कौन थे? थियोडोरिक था। ठीक है, थियोडोरिक था इसके संस्थापक। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। थियोडोरिक की मृत्यु कब हुई थी या किस साल हुई थी, यही पूछ रहा है। तो 526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भीषिगाथा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है, तो 466 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिए। वर्तमान में बरगंडी का संबंध किस, मतलब निम्न में से किस देश से है? यानी बरगंडी जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, किस देश में है ये? तो फ्रांस में। ठीक है, 774 में लोम्बार्ड राज्य का अंत किसके द्वारा किया गया था? यानी लोम्बार्ड जो है राज्य वो उसकी अंत हो गई थी, यानी इसी पराजय के साथ 774 में। तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था चार्ल्स महान के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, सामंत युग में कम्मी से तात्पर्य क्या था? यानी कम्मी किसको बोला जाता था सामंत युग में, यही पूछ रहा है। तो ये अर्धदास को, यानी आधे जो दास होते थे, यानी आधे दास का मतलब होता है ना, दास वो होता था ना कि जो अपने मालिक के कार्यों को करता था, और कुछ दास ऐसे होते थे जो मालिक के अंदर रह के कार्य को करते थे। ठीक है, तो अर्धदास को क्या बोला जाता था? कम्मी बोला जाता था। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, सामंतवाद के शौर्य से प्रभावित रचना कैंटर कैंटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? यानी कैंटरबरी टेल्स जो किताब है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी ना, सीधा मतलब यही है और यही पूछ रहा है। तो चौसर के द्वारा ये रचना की गई थी, इसको रख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। मध्यकालीन यूरोप में मेनर व्यवस्था का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी मेनर व्यवस्था जो चलता था वो किस क्षेत्र में चलता था, यानी किसके लिए था? तो ये सामाजिक क्षेत्र में इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, मंडाल किस जाति से संबंधित है? यानी मंडाल जो जनजाति था वो किससे संबंधित था, यही क्वेश्चन है। तो ये जर्मनी से संबंधित था। ठीक है, इसको रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, तो अगला है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली किस महामारी को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन सी महामारी वहां पे फैली थी, कहाँ पे? यूरोप में, जो कि ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था, तो वो प्लेग थी। ठीक है, इसको रख लीजिएगा। देखिए एक समय जो हुआ ना, चेचक जो शुरुआत में आया ना, वो अभी बड़ा भयंकर बीमारी होता था, उसी तरह प्लेग हुआ, उसी तरह हेजा, मलेरिया या फिर टाइफाइड, ये सभी बीमारियां जब शुरुआत दौर में थी ना, जब इसका विकास हो रहा था ना, ये बहुत खतरनाक होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसका उपचार होने लगा, यानी कि इसके बारे में जानकारियां होने लगी, तो ये धीरे धीरे कम प्रभावी होने लगा। ठीक है, जैसे कि आप अभी भी देखते हैं कोविड जो हुआ था उसमें कितने लोग मरे, और वो शुरुआती दौर था, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो धीरे धीरे उसका रेशियो भी घटता गया। ठीक है, चूंकि हमारे पास सब चीज आने भी लगा था। ठीक है, उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, तुलों के सामंत द्वारा 1144 में मोटोवन नगर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सही उत्तर होगा फ्रांस। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस नगर की स्थापना हेनरी द लायन के द्वारा नहीं किया गया था? ये क्वेश्चन में गोल मार दीजिएगा, नहीं पूछे तो उसको एकदम डायरेक्ट घेरा मार दीजिएगा। तो कहाँ की स्थापना नहीं किया गया था? तो फ्लोरेंस का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है,
मेनर व्यवस्था के द्वारा, मतलब मेनर व्यवस्था जो था के शासन अधिकारियों में सामंत के बाद सर्वोच्च पद पर कौन होता था? यानी मेनर व्यवस्था में सामंत तो सबसे ऊपर होता था, उसके बाद किसका स्थान होता था? तो यही आपसे पूछ रहा है। सही उत्तर आपका होना चाहिए स्टीवर्ड। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि इटली के नगर राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? यानी इटली नगर में, जो इटली है वहां पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर था वो वेनिस था। इसको हम पहले भी कराए थे। ठीक है, यूरोप के किस राज्य में सर्वप्रथम नगर सभ्यता का विकास हुआ? यानी यूरोप के किस जगह पे नगर सभ्यता का विकास हुआ था? तो वो इटली था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते चलिएगा। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? तो इसको अगले वीडियो में जब हम लोग कराएंगे ना मध्यकालीन यूरोप, वहां पे आपको बताएंगे। 1453 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इटली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है? यानी कि कौन था जो कि इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा माइकल एंजेलो। ठीक है, ये इटली के बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से कहें तो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके कई एक चित्र बनाए गए थे इनके द्वारा, तो उसको भी आप इटली में जब उसकी कला व्यवस्था को पढ़िएगा तो वहां पे आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे आप। अगला प्रश्न आपके लिए, अब्दुल रहमान कौन था? तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। अब्दुल रहमान कौन था? तो सीरिया के प्रमुख विद्रोही थे ये। ठीक है, मुआविया की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतपति को क्या कहा जाता था? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो ये अमीर कहलाते थे। ठीक है, आज के जो प्रश्न है ना बच्चों, उसमें देखिए अभी शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको आप हो सकता है कि पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बाद के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए आज 60 क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं और 60 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं वन लाइनर हम रख दिए हैं जिसको एकदम रट लेना है, आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, उसको रट लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसको आप टच कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए 20 क्वेश्चन अभी हम आगे से कराएं। अब देखिए 20 क्वेश्चन हम आपको फिर आगे का करा देते हैं। 15 क्वेश्चन जो वन लाइनर है उसको खत्म कर देते हैं पहले। ठीक है, तो इसको अब देखते हुए चलिए। देखिए यहाँ से 46 नंबर क्वेश्चन है, बाकी 45 मतलब 25 क्वेश्चन और अभी कराएंगे जो कि आपका एकदम वो रहेगा क्या, ऑप्शन वाला। ठीक है, अब देखिए वन लाइनर कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसको एकदम देखते चलिएगा। ठीक है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे उभरी थी? तो मिस्र की सभ्यता आप पढ़े थे, नील नदी के किनारे उभरी थी, इसको याद रखिएगा। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में फराओ, फराओ क्या होता था? वो राजा होता था। ठीक है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता में राजा को फराओ बोला जाता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था आपसे पूछेगा? तो वो हुआंगहो या पीली नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, हुआंगहो और यांगटीसी, यानी कि आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो दो नदी के बारे में चर्चा किया गया है, हुआंगहो और यांगटीसी नदी के बारे में, और कहीं कहीं पीली नदी का भी चर्चा हो जाता है, तो पीली नदी भी याद रखिएगा। ठीक है, चीन की सभ्यता में कागज का निर्माण किस सभ्यता में सबसे पहली बार किया गया था? तो वो चीन की सभ्यता में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि कागज का निर्माण, रेशम मार्ग का पता किस सभ्यता में लगाया गया था? तो वह भी चीन की सभ्यता में। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, एकदम आपको कॉन्फिडेंस में रखना है याद कि रेशम मार्ग, कागज, ये सभी चीजों का जो है निर्माण कहाँ हुआ था? चीन की सभ्यता में। अगर आपसे बोले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि हम आपको पहले पढ़ाए थे, तो उसका निर्माण कौन से राजवंश के द्वारा कराया गया था? तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, वो भी कहाँ है? तो वो चीन में है। ठीक है, उसके बाद देखिए पिरामिड किस सभ्यता की देन है? यानी पिरामिड जो बड़े बड़े बनते थे, हमने आपको बताया था गीजा का पिरामिड, या फिर आपको खुफरू के बारे में बताया था, या पिरामिड युग जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था कि पिरामिड बड़े बड़े बनाए जाते थे। ये एक समाधि स्थल होता था जहां पे क्या होता था, मिस्र के राजाओं का, यानी वहां के जो फराओ होते थे, फराओ के सबों को एक तरह से उसमें ढक के रख दिया जाता था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पिरामिड जो है मिस्र की सभ्यता की देन है। ठीक है, मिस्र वासियों की लिपि, यानी मिस्र के लोगों की लिपि क्या थी? तो वो थी हेरोग्लिफिक लिपि। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पाटलिपुत्रा में पूछा गया था। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग की क्या लिपि थी? तो वो थी किलाक्षर लिपि। ठीक है, देखिए लिपि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किलाक्षर लिपि किसकी थी, हेरोग्लिफिक लिपि किसकी थी? तो ये दोनों को याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका 2 नंबर लेके डूब जाएगा, इसीलिए कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो एकदम एडजेक्ट आपको याद रखने वाली चीजें है ना, उसको एकदम एडजेक्ट याद ही रख लीजिए। जैसे नील नदी के किनारे कौन सभ्यता है, दजला और फरात के किनारे कौन सभ्यता है, हुआंगहो या यांगटीसी नदी के किनारे कौन सभ्यता है, तो एकदम
इसको एडजेक्ट रखना है, चीन की सभ्यता वांगो और यांगटीसी, एकदम आपको बोले तो आपके दिमाग में क्लिक करे। जैसे दजला और फरात मेसोपोटामिया, मिस्र नील की सभ्यता, नील नदी घाटी में, ठीक है। उसी तरह आपको किलाक्षर लिपि बोले तो फटाक से मेसोपोटामिया। उसी तरह आपसे अगर मिस्र की मतलब लिपि के बारे में पूछे तो हेरोग्लिफिक लिपि, एकदम मिस्र का हेरोग्लिफिक लिपि, ठीक है। एकदम क्लिक मारे, ऐसे याद रखना है आपको एकदम। थोड़ा भी आप देखिए इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, कंजूसी कीजिएगा फंस जाइएगा। रेशम मार्ग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? तो चीन की सभ्यता के लोगों के द्वारा। तीन बातें याद रखनी है चीन की सभ्यता का, एकदम एडजेक्ट इसी तरह याद रखिएगा जैसे हम बोल रहे हैं। रेशम मार्ग, कागज का निर्माण और सबसे बड़ी दीवारें यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये कहाँ पे है? चीन में है, ठीक है। ये तीनों बातें पूछ देगा आपसे। हो सकता है बोल दे कि ग्रेट वॉल कहाँ पे स्थित है, यानी महान दीवार कहाँ पे स्थित है, तो ये किस सभ्यता की देन है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो चीन की सभ्यता का, ठीक है। कागज का निर्माण कहाँ हुआ? चीन की सभ्यता में हुआ। रेशम का निर्माण कहाँ हुआ? चीन की सभ्यता में। ऐसे एकदम फटाफट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, किस इतिहासकार ने मिस्र को नील नदी का देन कहा है? ये क्वेश्चन आपका देखिए पाटलिपुत्रा में पूछा है। हेरोडोटस ने क्या कहा है कि मिस्र को जो है ना नील नदी का देन कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पाटलिपुत्रा में पूछा है, आपसे भी पूछेगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछे, लेकिन कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में पूछेगा। इसलिए हम ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि पाटलिपुत्रा में पूछा है तो एलएनएमयू में नहीं पूछेगा, टीएमबीयू में नहीं पूछेगा, कहीं भी पूछ सकता है। इसलिए एकदम रट लो, इसको छोड़ना नहीं है। जहां जहां जो बोल रहे हैं ना उसको रटते चलिए। आज का एकदम देखिए एकदम फाड़ू बना के रखे हैं आपके लिए क्लास, एकदम स्पीड भी है और शानदार भी है, ठीक है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में मम्मी, मम्मी का मतलब ये मत समझिएगा कि आपकी मम्मी जो है वो नहीं, मम्मी का मतलब होता है ना सबको बुलाया जाता था मिस्र की सभ्यता में, ठीक है। मम्मी एक ऐसा सब का ढांचा होता था, यानी कि सब जो होता है ना, जब व्यक्ति मर जाता था ना उसको एक जो लकड़ी की पेटी जो होती थी उसी में डाल दिया जाता था और उसको किसमें उसमें डालकर दफना दिया जाता था। कहाँ पे? तो पिरामिड के अंदर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए पिरामिड का अर्थ क्या होता है, तो वो समाधि स्थल था, यानी कि पिरामिड में ही क्या किया जाता था, सबों को दफनाया जाता था, ठीक है। इसको भी रट लीजिएगा। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? आपको हम बताए थे इस्लाम का उदय जब पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पे बताए थे कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया है। इसीलिए आपको इसको एकदम रट के रखना है। देखिए कुछ चीजें अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसको हम पढ़ाए नहीं थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपका सवाल एकदम भर भर के बन रहा है, तो उसको एकदम रटते चलिएगा, छोड़ना नहीं है। तो मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मक्का में हुआ था, ठीक है। और मक्का में इनका जन्म हुआ था, एकदम रट लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए मोहम्मद साहब के बचपन का नाम क्या था? आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, तो उनका अल अमीन नाम था, ठीक है। क्या था? अल अमीन था नाम, किनका? मोहम्मद साहब का, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो 632 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 632 ईस्वी में। दो बातें याद रखना है मोहम्मद साहब के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ 570 में और मृत्यु कब हुआ तो 632 ईस्वी में। दोनों को जोड़िएगा तो कितने साल का अंतर होता है? तो लगभग ये 62 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 62 ईयर ये जिंदा रहे थे, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, ऐसे तो आपको जोड़ आता ही होगा, बाकी चीजें आप समझ ही गए होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, मोहम्मद साहब की माता पिता का नाम क्या था, यानी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, दोनों पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना हम अलग अलग भी कर सकते थे, इसमें दो तीन क्वेश्चन बन जाता, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन को एक ही साथ कर दिए, दो दो आंसर आपको बता देने हैं, ठीक है। तो मोहम्मद साहब के माता का नाम जो था वो अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। पाटलिपुत्रा में यही पूछा था कि उनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। इसको पहले भी कराए थे और अब भी करा रहे हैं, तो इसीलिए इसको छोड़िएगा मत, और गलत करके आए ना तो फिर हम जवाब आपसे पूछ लेंगे बाद में, देख लीजिएगा। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 622 ईस्वी में। क्यों हुई थी? अगर आपसे पूछे कि हिजरी संवत की शुरुआत क्यों हुई थी, तो हिजरी संवत की शुरुआत इसलिए हुई थी ना बाबू, देखिए इनका जन्म जो है मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का से एक दूसरा जगह था मदीना, वहां पे ये चल गए थे। कब? 622 ईस्वी में। और देखिए इस्लाम में यही बोला जाता है, यानी जो ये है इस्लाम धर्म है, इसमें बोला गया है कि जब मक्का से मदीना यानी एक जगह से दूसरे जगह जब मोहम्मद साहब चले गए, मक्का से मदीना जब चले गए, इसी को बोला जाता है हिजरी, और हिजरी के नाम पर हिजरत इसको बोला जाता था, ठीक है। और हिजरत के ही नाम पर हिजरी संवत चला था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए कि हिजरी मतलब हिजरत जो किए थे मक्का से मदीना, उनके जाने का जो ये जो दौर था ना उसको हिजरत बोला जाता था, और हिजरत के ही नाम से हिजरी संवत चला था, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बता देते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो अभी देखते हैं आप दाढ़ी रखते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी उनका होता है, तो क्यों रखते हैं जानते हैं? तो अभी उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय क्यों थी तो आपको बताते हैं। ये जो डेजर्ट एरिया में हम आपको जब इस्लाम पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे कि ये अरब वाले इलाके में ये
इस्लाम का उदय हुआ था। जब वहाँ डेजर्ट वाले इलाके में इसका उदय हुआ ना, तो इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत ये होती थी ना कि उनके पास पानी का अभाव था। और जब पानी का अभाव होता है ना बच्चों, और जब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है रेगिस्तान वाले इलाकों में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो शकल होता है यानी कि आपका जो फेस होता है ना, उस पे यानी कि आपके मुंह वगैरह पे दाढ़ी वाला जो इलाका होता है, जो आप जानते हैं, मतलब कि आपका चेहरा जो है उस पे क्या होता है ना, बहुत तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती है। इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते थे ना, वो बड़े बड़े दाढ़ी रखते थे ताकि उनका जो स्किन है ना वो खराब ना हो। और ऐसे भी जानते हैं कि गर्मी की वजह से स्किन ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पे स्किन से बचने के लिए वो लोग बड़े बड़े दाढ़ी रखते थे। लेकिन इस्लाम में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दाढ़ी रखे ही रखे, कोई नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जगह के अनुसार वो लोग रखते थे, ठीक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा कुछ कुछ साइंटिफिक बातें हैं, उसको भी ध्यान में जहन में रखनी है। अब चलिए आ जाइए, ऑब्जेक्टिव जो हम लोग कर रहे थे उसको अब कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम छोड़े थे, ठीक है। तो हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन आपका किए थे, 20 के बाद अब देख लेते हैं 45 क्वेश्चन तक हम लोग को पहुंचना है। अमील नामक अधिकारी निम्न में से किसके देखभाल करता था, यानी अमील जो नाम का अधिकारी होता था वो किसकी देखभाल करता था, यही क्वेश्चन है आपका। तो सही उत्तर है जिला प्रशासन का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला आ जाइए, मुआविया के शासन में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, यानी मुआविया के समय में राजस्व सबसे ज्यादा कहाँ से कलेक्ट किया जाता था या लिया जाता था, तो वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। किसके रूप में, भूमि कर के रूप में, यानी कि लैंड टैक्स के रूप में उसको लिया एकत्रित किया जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, मुआविया की मृत्यु कब हुई थी, मुआविया जो था उसकी मृत्यु कब हुई थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा 680 ईस्वी में, ठीक है। मुआविया के उत्तराधिकारी कौन थे, यानी उसके बाद कौन शासक बना, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है, एकदम खटाक से मारिए, याजिद, याजिदा बना था, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि अब्बासी खिलाफत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। यानी अब्बासी खिलाफत जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 749 ईस्वी में, ठीक है। अब्बासी काल में खलीफा में कौन सी उपाधि धारण की थी, यानी अब्बासी काल के जो भी खलीफा हुए अब्बासी काल में, तो उन्होंने कौन सी उपाधियों को लिया था या धारण किया था, तो इसका सही उत्तर होगा, क्या जानते हैं, अल मंसूर, अल मुंतसिर, अल मुस्तेन, ये तीनों ही उनकी उपाधियां होती थी, अल मंसूर, अल मुस्तिसिर और अल मुस्तेन, ठीक है। ये तीनों यानी कि ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मध्यकालीन यूरोप में गायन की कौन सी शैली प्रचलित थी, यानी कि गाने का जो कई एक तरह की विधाएं होती है या शैलियां होती है, उसमें से कौन सी शैलियां वहां मध्यकाल वाले यूरोप में थी, तो इसको पूछ रहा है, ठीक है। रांडो है, मोंटेट है, उसके बाद देखिए कैपला है और ये सभी है, तो ये इसका उत्तर होगा सभी, ठीक है। ये तीनों शैलियों को याद रखिएगा। मध्यकाल में मूर्तियां निम्न में से किस धातु की बनाई जाती थी, यानी मध्यकाल में यूरोप में किस धातु का यूज मूर्तियों को बनाने में किया जाता था, तो इसमें देखिए हाथी दांत का होता था, लकड़ी का भी होता था, पत्थर का भी होता था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डेकामेरोन का रचनाकार कौन है, डेकामेरोन जो रचना है वो किसकी है, ये आपसे पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोकासियो की रचना है, ठीक है। बोकासियो की रचना डेकामेरोन है, इसको एकदम रट लीजिएगा। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसके द्वारा, दांते के द्वारा की गई है, ठीक है, इसको भी रट लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम वन लाइनर है, एकदम खटाक याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सर्वप्रथम सुरमा की उपाधि का सूत्रपात किस स्थान से हुआ, यानी सुरमा की उपाधि का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, तो जर्मनी से हुआ था, ठीक है, इसको भी रट लीजिएगा। कुलूनी मठ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कुलूनी मठ जो है उसकी स्थापना 910 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसको भी एकदम खटाक से याद रखिएगा अपने दिमाग में। मठिया व्यवस्था की कुर्थुसियन जो कुर्थुसिन श्रेणी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मठिया व्यवस्था में जो है ना करथुसिन श्रेणी जो है इसकी जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था 1084 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए कारथुसिन श्रेणी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, यानी कारथुसिन जो व्यवस्था था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो कौन सा शासक था, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ब्रूनो था, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे।
प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था, इसको भी रखते हुए चलिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन है ऐसे आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कोई भी नया क्वेश्चन पैदा नहीं कर पाएगा, ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन तो हो रहा है, आपको याद तो हो रहा है बात, और कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए नए होंगे। ऐसा नहीं है कि सब आप जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो हर चीज हर इंसान नहीं जानता है, इस भ्रम को आप तोड़ लीजिएगा अपने अंदर में। अगर आप रखते हैं कि हमको हर चीज आता है, तो नहीं आता है बाबू, बहुत चीज पढ़ना है आपको, अभी तो आप शुरुआत किए हैं, ठीक है। इसलिए देखते चलिए आगे आगे होता क्या है। लेकिन जितना आप पढ़िएगा ना उतना आप सहज बन जाइएगा, जितनी आप में अकड़ है यानी कि आपके पास ज्ञान का कमी है, इसलिए थोड़ा ज्ञानी इंसान बनिएगा। हो सकता है बहुत चीजें आपको आती हो, बहुत चीजें नहीं आती हो, इसलिए एकदम धैर्य बना के हर चीजों को सुना कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1096 से 99 तक, बीच में हाइफन होगा, 296 से 99 तक हुआ था, ठीक है। प्रथम धर्म युद्ध कितने वर्षों तक के बाद, यानी कि देखिए फर्स्ट जो आपका क्रूसेड हुआ ना उसके कितने साल बाद द्वितीय धर्म युद्ध हुआ था। यानी कि देखिए प्रथम धर्म युद्ध हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, यानी 8 तरह का धर्म युद्ध लड़ा गया था। वो सब धर्म युद्ध आपको पढ़ा देंगे, एक वीडियो आपका बनेगा उस पर खत्म करा देंगे, ठीक है। तो वो 47 वर्ष बाद हुआ था दूसरा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चों का धर्म युद्ध कब हुआ था, इसको रट लीजिएगा। देखिए कुछ कुछ चीजें रटते हुए चलेंगे आप, ठीक है। तो इसका होगा 1212 में, ठीक है। सेल्जुक तुर्कों ने किस वर्ष जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। ये जेरूसलम जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्यों है तो इसको बताते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म का दोनों का ये महत्वपूर्ण जगह है, और आज भी देखिएगा इजराइल और हमास वाला जो मुद्दा आप देखिएगा ना, फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध होता है, हमास पर कुछ दिन पहले ही अटैक किया था, तो ये चीजें जो आपकी चलती है ना अभी सिनेरियो में, इसको हम दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको कि देखिए कैसे अभी तक ये युद्ध हो रहा है, और ये जड़ कौन रोपा था इसको युद्ध का। यानी कि ये जो इतने समय तक युद्ध चल रहा है ना इजराइल और फिलिस्तीन वाला, वो इसका जड़ था साला अंग्रेज। अंग्रेज ही ऐसा जड़ लगा के चला गया ना कि अभी तक ये दोनों ही देश लड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बाद में बता देंगे, चूंकि आपका क्लास जब होगा तो वहां पे, अभी ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान में रखना 1076 में हुआ था, ठीक है। यानी कि जेरूसलम पर अधिकार सेल्जुक तुर्कों ने 1076 में कर लिया था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, छठे धर्म युद्ध का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। यानी छठा जो धर्म युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, यही क्वेश्चन आपके लिए। तो फेडरिक द्वितीय के द्वारा, यानी फेडरिक सेकंड के द्वारा छठे धर्म युद्ध का जो है नेतृत्व किया गया था। अपनी मृत्यु के समय मलिक शाह की आयु कितनी थी। मलिक शाह जो है उसकी आयु कितनी थी जब उसकी मृत्यु हो रही थी, तो वो 39 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसको भी रट लीजिएगा। अगला है, पूर्व इस्लामिक राज्य में व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था। यानी कि पूर्वी इस्लामिक राज्य जो है वहां पे व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था मक्का, जो कि हम आपको पढ़ाए थे कि मक्का जो है ना वहां पे क्या होता था, वहीं पे इनकी पत्नी थी, किनकी, मोहम्मद साहब की, खदीजा, जिनसे उनका बाद में विवाह हुआ। और वो क्या थी, वो ऊंटों का कारवां चलता था वहां पे, समझे। वहां के लोग जो है ना सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे, ठीक है। और ये जो स्थल होता था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल इसलिए था, यहाँ पे व्यापार व्यवसाय ज्यादा होते थे, ये लोग व्यापार ज्यादा करते थे, ठीक है। और व्यापार इनका इस तरह होता था ना कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊंटों का कारवां चलता था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, खलीफा उमर के शासनकाल में जनता से कुल कितने कर वसूले जाते थे। यानी जनता से क्या तरह का कर लिया जाता था, तो ये 3 तरह का कर लिया जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, मुआविया द्वितीय किस संप्रदाय का समर्थक था। यानी कि उसने किस संप्रदाय को अपना समर्थन दिया था, मुआविया द्वितीय ने तो कादरी संप्रदाय को दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला है, पूर्व रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन 1453 में हुआ था। कैसे हुआ था इसको समझा देते हैं। देखिए 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य का इस तरह पतन हुआ। रोमन साम्राज्य जो है ना ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि रोमन साम्राज्य का अंग होता है कुस्तुनतुनिया, उस पे अरबों का आक्रमण हो जाता है 1453 में, और वो उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और यहीं से देखिएगा जो है ना नई भौगोलिक खोजों की स्थिति शुरू होती है, और यहीं से आधुनिक विश्व का इतिहास भी शुरू हो जाएगा। 1453 के बाद भौगोलिक खोजें होंगी, विश्व के सभी देशों को खोजा जाएगा। और उसी कड़ी में आप देखिए 1498 ईस्वी में आप देखेंगे
भारत का भी खोज होता है, जो कि आप जानते होंगे वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचा गया। उसके अलावा आप देखिए कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया। उसी तरह आप देखिएगा कनाडा का खोज होता है, जापान का खोज होता है, धीरे धीरे अन्य देशों का भी खोज होने लगा, ठीक है। और इसी कड़ी में जब खोज हो जाता है ना, तो अंग्रेज लोग भारत आ जाते हैं और भारत में आकर उन्होंने क्या किया, अपनी बस्तियां स्थापित करनी प्रारंभ कर दी। और बस्तियों को स्थापित करके यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने यहाँ के लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। और यहाँ से जितना धन कमाते थे ना वो अपने देश ले जाते थे और वहां पे ले जाके वह अपने यहाँ बहुत प्रगति कर गए। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हमारा शोषण ही की अंग्रेजों ने, ठीक है। इसीलिए कुछ इतिहासकार जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कुछ कोट आपको बताएंगे कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं अंग्रेज की नीतियां ऐसी थी, ठीक मानो ऐसे कि मछली को मछली के ही तेल में तला जाए। यानी कि कहने का मतलब है मछली जो कि ऑयली होता है उसमें तेल होता है, जानते ही होंगे आप जब खाते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नॉन वेजिटेरियन होंगे तो ठीक है। तो उसमें जो तेल निकलता है ना, ये इतिहासकार मानते थे कि उसके अपने तेल से ही उसको तला जाता था। ऐसी स्थितियां बना दी गई भारत की, ठीक है। यानी कि भारत से ही पैसा लेता था और भारत के लोगों पर ही शासन करता था वो कौन, अंग्रेज। तो ये नीतियां उसकी होने लगी थी। ये आखिर आपको बाद में बताएंगे। बहरहाल आपको इतना जरूर जानना चाहिए कि आखिर 1453 का जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा। इसको आप जब पढ़िएगा ना, इसके महत्व को, तब आपको हम बताएंगे कि कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा है पूरे विश्व पर। और पूरा विश्व जो है ना कॉलोनी के रूप में उभर के आया था, ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका 45 क्वेश्चन आपका एकदम ऑब्जेक्टिव था, जिसमें ऑप्शन वाइज था। उसके अलावे का क्वेश्चन आपका वन लाइनर हम सब करा दिए। 60 क्वेश्चन का आज हमने ठेका लिया था, जो कि आपका पूरा करा रहे हैं, ठीक है। पश्चिम रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, इसका सही उत्तर होगा रोम था, ठीक है। इसको रट लीजिएगा। और फिर अगले जो पूरा का पूरा स्लाइड देखिए, ये सब तो आपका करा दिए। और आपका अंतिम यहाँ तक देखिए 61 क्वेश्चन आपका कराए, यहाँ तक आपका करा दिए हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपका कराए और खुद आप अंदाजा लगाइएगा कितना कम समय आपका लिए हैं, ठीक है। यानी कि 25-26 मिनट में कोई भी, अगर आप देखिएगा यूट्यूब पर कोई भी कराएगा ना, तो वो देखिएगा अगर 60 क्वेश्चन कराएगा ना तो बहुत ज़्यादा समय लेगा, ये तो निश्चित आप रहिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा कोशिश ये था कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का। हो सकता है कि एक आध दो गलतियां हमसे हुई होगी, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हर गलती हम नहीं कर सके। स्पीड होता है ना बच्चों, जब स्पीड में आप कोई भी काम करते हैं ना, चूंकि आपके लिए स्पीड में ही हम चीज़ें बना रहे हैं और स्पीड में कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि छोटी मोटी गलतियां हो जाए। एक आध क्वेश्चन अगर हो तो गलत हो गई हो तो उसके लिए हम अभी से क्षमा चाहते हैं आपसे। अगर कोई गलती होगा ना, आप बता दीजिएगा, उसको हम सुधार भी देंगे बाद में, ठीक है। सुधार ये देंगे कि कमेंट में हम पिन कर देंगे कि हाँ भाई ये गलतियां हमसे हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। बाकी जो सुधार होगा या इसको हम फिर बाद में देखेंगे कि हमारे तरफ से कोई गलती तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो हम उसको खुद भी कर देंगे, अन्यथा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा, हमने जो कम समय में आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट को लाया है, इसमें आप कितने संतुष्ट हुए वो आप कमेंट में बताइएगा। देखिए एक एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और गर्मी के दिन में ज़्यादा दिक्कतें होती है। होती क्या है कि पंखा बंद, पूरा रूम बंद, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, पूरा पसीना से भींगे हुए हैं, ठीक है। और एक में तो रात में बनाना पड़ता है, दूसरी दिक्कत ये भी है हमारे लिए। तो बहरहाल आपके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी होगी और करते रहेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग नई चीज़ें लेके आएंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा पहले एक सीरीज जो चल रहा है 50-50 क्वेश्चन का, कोई भी टॉपिक और कोई भी आपका पेपर नहीं छूटेगा। हर एक पेपर का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो कराएंगे, ये निश्चिंत रहिएगा आप। और जल्द ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का, जो कि इसका बहुत कम मटेरियल है, इसके ऊपर जल्द वीडियो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।